हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। आज हमें बात करनी थी बेटा कूलम्स लॉ की। किसकी बात करनी है? कूलम्स लॉ की। लॉ जैसे नाम से फीलिंग आ रही है, कभी भी कोई भी जो लॉ होता है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को हम लोग लॉ बोलते हैं। तो आज हमें बात करनी है कूलम्स लॉ की। सबसे पहले तो कूलम लॉ की ज़रूरत क्या है, अगर आप लोग को याद हो तो एक या दो क्लास पहले मैंने आपको बताया था कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। वहीं जो लाइक चार्जेस होते हैं आइदर प्लस प्लस और माइनस माइनस, दे रिपेल ईच अदर। दे रिपेल ईच अदर। तो चाहे अट्रैक्ट करना हो भाई, चाहे रिपेल करना हो, दोनों केसेस में फोर्स लगेगा। और फोर्स लगेगा तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कितना फोर्स लगेगा, और ये कितना फोर्स लगेगा इसी बारे में हमें कूलम साहब ने बताया है, और उसी लॉ को हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो उन्होंने दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का हमें एक प्रोसेस बताया, या कह लो उन्होंने दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला। अब सवाल है वो फोर्स उन्होंने कैसे निकाला होगा। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम होता है, यानी स्प्रिंग फोर्स होता है, और उस स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता था F = kx, जहाँ x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, k क्या है बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमने इन दोनों चार्जेस को स्प्रिंग से अटैच कर दिया। अब चूंकि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल होंगे तो एक्सपैंड होंगे, और जब ये एक्सपैंड होंगे तो कुछ डिस्प्लेस कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस कर गए। मान लो इन्होंने x डिस्प्लेसमेंट कर लिया, और अगर x डिस्प्लेसमेंट कर लिया तो वो तो हम मेज़र कर सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पहले से पता है। तो क्या इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है वो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा? बिल्कुल मिला भी। न्यूटन साहब को भी, सॉरी कूलम साहब को भी मिला। लेकिन कूलम साहब ने किया क्या? इसको भी 1 कूलम लिया, इसको भी 1 कूलम लिया, और इनके बीच जो पहले डिस्टेंस रखी थी ना वो भी 1 मीटर रखी। 1 कूलम 1 कूलम 1 मीटर, और फोर्स निकाला। फोर्स आया 9 × 10⁹ न्यूटन। ये पूरा सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है फ्री स्पेस में। मतलब जब सब कुछ यूनिट है तो फोर्स आ रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन। 1 कूलम चार्ज को आप एक स्मॉल चार्ज भी कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि है नहीं। 1 कूलम इज़ अ वेरी बिग चार्ज, बट चूँकि हमने फोर्स निकाला और वो फोर्स कितना आया? 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है। बाद में क्या किया भाई उन्होंने? Q1 को चेंज करके मान लेते हैं 2 कूलम कर ले। ये मैं आपको हाइपोथेसिस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि उन्होंने क्या किया। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि Q1 उन्होंने मान लेते हैं 2 कूलम कर दिया, Q3 कर दिया 3 कूलम, डिस्टेंस अभी भी 1 मीटर रखी। और इस बार जब फोर्स निकाला तो आया 2 × 3 × 9 × 10⁹ न्यूटन। अगेन चेंज किया, लेट्स हैव इट 3 कूलम, इट्स 4 कूलम, फोर्स बिकम्स 3 × 4 × 9 × 10⁹ न्यूटन। ऐसे हज़ारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन कह रही है, ऑब्जर्वेशन मतलब रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या कह रहा है? हर बार जो चार्जेस हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई। तो उन्होंने कहा दैट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2। Q1 बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Q2 बढ़ाएं तो भी फोर्स बढ़ रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जब भी हम Q1 या Q2 में से किसी को बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है, और जब एक क्वांटिटी के बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं उन्हें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बार बार एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है? दोनों चार्जेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में उन्होंने कहा दैट फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। क्लियर है सभी को? अब दूसरा चेंज, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बहुत सारे चेंजेस करेंगे। दूसरे चेंज में उन्होंने फोर्स इसको वही रखा, यानी चार्जेस को 1 1 कूलम रखा, और बदलना शुरू किया डिस्टेंस।
डिस्टेंस उन्होंने पहले की 2 मीटर, फोर्स आया 9 इंटू 10⁻⁹/4। डिस्टेंस कर दी 3 मीटर, फोर्स आया 9 इंटू 10⁻⁹/9। 4 मीटर 9 इंटू 10⁻⁹/16। हो क्या रहा है भाई? हो ये रहा है कि दैट फोर्स डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, 2 मीटर तो 4, 3 मीटर तो 9, 4 मीटर तो 16। तो उन्होंने कहा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। और इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइंड कर दिया गया और बन गया कूलम्स लॉ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था आप लोगों ने 11th क्लास में। स्टेटमेंट भी लगभग वैसे ही है। स्टेटमेंट लिख लें, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था भाई? मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर चार्जेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर चार्जेस। याद आया कुछ? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोनों कंबाइन कर देते हैं, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नोट कर लें आप लोग ये। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल को इक्वल में लाने के लिए कांस्टेंट आना चाहिए। और हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था भाई? जब हमने सब कुछ 1 रख दिया था तो कितना आया था? 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट शुड बी 9 इंटू 10⁻⁹। पर हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि अभी आपको याद हो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने अपने सिस्टम ऑफ चार्जेस को कहाँ रखा था भाई? फ्री स्पेस में। यानी अभी एक और चेंज पॉसिबल है, एंड द पॉसिबल चेंज इज मीडियम। अब हमने क्या किया बेटा? इस पूरे Q1 Q2 R वाले सिस्टम को उठाया और वाटर में रख दिया। यानी हमने मीडियम चेंज किया, और जैसे ही हमने मीडियम चेंज किया, Q1 वही 1 कूलम, Q2 1 कूलम, R 1 मीटर, फोर्स इज नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब फोर्स मीडियम पे भी डिपेंड करता है, और अगर फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है देन दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट। ये कंप्लीट कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। उस केस में हमने कहा नहीं, ये जो कांस्टेंट है वो केवल फ्री स्पेस के लिए है, और फ्री स्पेस में हमने इसका नाम रखा 1/4πε0। ध्यान से सुन ले, ये लिखा क्या है बेटा? ε0। और इस ε0 को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्योंकि ये मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। मीडियम कितना अलाउ करता है फोर्स को, और यहाँ मीडियम कौन सा है? फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब सिंपल ये है कि जब ये मीडियम चेंज हो जाएगा, फ्री स्पेस से कुछ और हो जाएगा, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर मीडियम में हमने रख दिया, तब फोर्स क्या होगा? तब फोर्स हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4πε। अब ये एप्सिलॉन क्या होगा?
परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, वो हमें क्वेश्चन बताएगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये क्या है? एप्सिलॉन। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी ये फोर्स जो होगा बेटा वो फ्री स्पेस में होगा। कहाँ होगा? फ्री स्पेस में। इसको एफ नॉट बोल देते हैं। और ये कहाँ होगा? किसी मीडियम में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नोट भी कर लें इतना। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को यानी फ्री स्पेस और मीडियम के फोर्सेस को डिवाइड करते हैं। एफ नॉट बाई एफ मीडियम, यानी फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, 1/4 पाई 1/4 पाई बिकम्स एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी एफ नॉट बाय एफ मीडियम। और इस रेशियो को हमने एक और नाम दिया, दैट इज़ के। अब ये के क्या है? इट इज़ नॉट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मैंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है या 1/4 पाई एप्सिलॉन है। तो ये के क्या है? दिस इज़ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी ये मीडियम की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस हिसाब से एप्सिलॉन शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। अब ये रिलेशंस हैं दोनों, इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम चाहें तो फोर्स इन अ मीडियम का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या था फॉर्मूला हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इस एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या मिल रहा है? इस रिलेशन को देखने से पता लग रहा है कि फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय के। के इज व्हाट? It's a dielectric constant which will be given to you in the exam, जो आपको एग्ज़ाम में गिवन होगा। तो ये रिलेशन नोट कर लें आप। दो चार्जेस के बीच में फोर्स की क्या रिलेशन है, यानी कूलम्स लॉ जिसे हम बोलते हैं, नोट कर लें आप लोग। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो ज़रूर पूछें। अब इस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, हालांकि पेपर में तो इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आते। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं ये 5 कूलम है, ये 10 कूलम है, इनके बीच के डिस्टेंस है 10 मीटर। आपको कहा जाए बेटा फोर्स निकालो, तो क्या मुश्किल काम होगा? नहीं, बहुत आसान सा काम है। फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या बताया गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जब तक कोई मीडियम क्वेश्चन नहीं बताता है तब तक ये हमारे लिए फ्री स्पेस ही रहेगा। तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बताई गई 9 × 10 पावर 9 फॉर फ्री स्पेस। Q1 5 कूलम, Q2 10 कूलम, डिस्टेंस 10 स्क्वायर। सॉल्व इट। आई थिंक इट बिकम्स 4.5 × 10 पावर 9 न्यूटन। ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन हुआ। अब इसमें चेंजेस क्या पॉसिबल है भाई? कूलम को अगर हम मिली कूलम या माइक्रो कूलम में कन्वर्ट कर दें तो आपको कूलम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके लिए कुछ यूनिट्स लिख लें आप। 1 मिली कूलम इज़ 10 पावर -3 कूलम, यानी अगर ये 5 मिली कूलम दिया होता तो आप इसको कन्वर्ट कर लेते 5 × 10 पावर -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज़ 10 पावर -6 कूलम,
1 नैनो कूलम इज़ 10 पावर माइनस 9 कूलम, 1 पीको कूलम इज़ 10 पावर माइनस 12 कूलम। इस तरह के कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो इनको भी आप करें। अगली क्लास में हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, यानी मल्टीपल चार्जेस हो तो फोर्स क्या होगा, कैसे निकालेंगे। इस पर कोई ख़ास क्वेश्चन अभी आने वाला नहीं है, पहले तो आ भी जाता था।